I hope you have done it. Somebody is still doing it, still solving, still going through it. Only one person is left in the class जो अभी भी कर रहे हैं. कोई बात नहीं, अपन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि एक ही व्यक्ति बचे हैं, ऐसा बतलाया आपने. चलो मैं तीनों पांचों एग्जाम्पल एक बार क्विकली बता देता हूँ. एग्जाम्पल 1, इसमें असेसी इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. जैसे ही रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट पढ़ा, मेरे दिमाग में ये क्लियरिटी आ गई, टैक्सेबल है, क्योंकि रेसिडेंस रूल लग गया एंड ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल. पर फिर भी अपन और आगे देखते हैं. द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया. रिसीव्ड इन इंडिया पढ़ा तो भी क्लियर हो गया टैक्सेबल है, और कुछ देखना ही नहीं था मेरे को. द मोमेंट इट इज रिसीव्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. पर ठीक है, आगे और भी लिखा है, सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया. द मोमेंट सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, इनकम इज अक्रूड इन इंडिया. सोर्स रूल पे ये इंडिया में टैक्सेबल हो गया. तो टैक्सेबल के लिए पहला तो सोर्स रूल का क्वेश्चन है, वेदर इट इज अक्रूड इन इंडिया. यस, इट इज अक्रूड इन इंडिया. दूसरा क्वेश्चन है वेदर इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. हाँ, इट इज टैक्सेबल. किस क्राइटेरिया पे? तीनों क्राइटेरिया. रेसिडेंस रूल पे भी टैक्सेबल है, रिसिट रूल पे भी टैक्सेबल है, और सोर्स रूल पे भी टैक्सेबल. तो क्या 3 बार टैक्स लगेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं लगेगा. 3 बार तो नहीं लगेगा, टैक्स एक ही बार लगेगा. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, assessee is a non-resident. assessee is a non-resident. तो एक चीज तो क्लियर हो गई, रेसिडेंस रूल बाहर हुआ. अब ये रेसिडेंस रूल पे तो टैक्स हो नहीं सकता है, ही इज अ नॉन रेसिडेंट. दूसरा पॉइंट लिखा हुआ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया. बस अभी ये क्लियर है कि टैक्सेबल तो है. और किस रूल पे? रिसिट रूल पे, बिकॉज इट इज रिसीव्ड इन इंडिया. तो टैक्सेबल है क्या? यस. किस रूल पे? रिसिट रूल पे. पर अभी सोर्स रूल का अलग से क्वेश्चन है ना, तो वो भी ढूंढ लेते हैं. these services are rendered outside India. सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया. तो सोर्स रूल पे तो टैक्सेबल नहीं हुआ, बिकॉज दी सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, इज नॉट अक्रूड इन इंडिया. और ऐसा भी नहीं दिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉई है, ऐसा दिया नहीं है. तो मन से तो नहीं सोचे अपन, तो वो तो बात खत्म हो गई. तो इज इट अक्रूड इन इंडिया? नो. अब इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? 3 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया पे टैक्सेबल, 2 पे टैक्सेबल नहीं है. तो टैक्स करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे. कोई भी एक क्राइटेरिया पे टैक्सेबल है तो टैक्सेबल. यस, इट इज टैक्सेबल. किस क्राइटेरिया पर? रिसिट रूल. तो इट इज टैक्सेबल इन इंडिया ऑन रिसिट रूल. अब उसके बाद एग्जांपल 3 आता है. असेसी इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. क्वेश्चन ही खत्म हो गया. टैक्सेबल, रेसिडेंस रूल. पर ऐसे ही अपन देख लेते हैं अपने जानकारी के लिए कि कहीं रिसिट और सोर्स रूल पे टैक्सेबल है कि नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए. उसका कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि टैक्सेबल तो हो ही गया ये. अब वेदर इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिट रूल? नो, बिकॉज इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया. वेदर इट इज टैक्सेबल ऑन सोर्स रूल? नो, इट इज नॉट अक्रूड इन इंडिया, बिकॉज द सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया. तो ये क्वेश्चन हो गया. फिर एग्जाम्पल 4, असेसी इज अ नॉन रेसिडेंट. एक रूल बाहर हुआ, दैट इज द रेसिडेंस रूल. इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. रिसिट रूल भी बाहर हो गया, उस पर भी टैक्स नहीं हो पाया. एंड दी सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया. तो सोर्स रूल भी बाहर हो गया. तो ये इनकम इंडिया के स्कोप में आई ही नहीं. तो इज इट अक्रूड इन इंडिया? नो, सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड. इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? नो, बिकॉज किसी भी रूल पे टैक्सेबल नहीं हो. राइट. तो अल्टीमेटली इस इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा. फिर एग्जाम्पल 5, सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज अ नॉन रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट पढ़ा तो रेसिडेंस रूल गया. रेसिडेंस रूल तो आरओआर पे लगता है. तो नॉन रेसिडेंट मतलब रेसिडेंस रूल पे तो टैक्स नहीं हुआ. फिर उसके बाद अमाउंट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो रिसिट रूल पे टैक्सेबल नहीं हुआ. सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया. नाउ हियर वी हैव टू टॉक अबाउट 2 रूल्स ऑफ अक्रूवल. Rule 1, if the services are rendered in India, the income is taxable in India. In this example, services are not rendered in India. Therefore, income is not taxable in Rule 1 पे तो ये इंडिया में taxable नहीं हुआ. But there is another rule also for salary. If the assessee is citizen of India
एंड द एम्प्लॉयर इज गवर्नमेंट. सिटीजन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, तो इनकम इज accrued in India even if the services are rendered outside India. यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया है और एम्प्लॉयर भी गवर्नमेंट है, भले ही सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, द सैलरी इज अक्रूड इन इंडिया. इज इट अक्रूड इन इंडिया? यस, इट इज अक्रूड इन इंडिया. इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? यस, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. किस रूल पर? सोर्स रूल. इज टैक्सेबल ऑन सोर्स रूल. This is how the entire taxation of this income happens. इसमें कोई प्रॉब्लम किसी? Anybody having a query? This, right? One query has come up online and it is, sir, if income इंडिया में अर्न किया है और सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, सो तब भी टैक्स लगेगा ना? इनकम इंडिया में अर्न किया है से मतलब शायद आपका है इनकम इंडिया में रिसीव किया है. क्वेश्चन ये है कि अगर इनकम इंडिया में अर्न किया है पर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया रेंडर कर रहे हैं, तो सर्विसेज आउटसाइड इंडिया रेंडर कर रहे हैं मतलब सोर्स रूल तो गया, क्योंकि सोर्स इज आउटसाइड इंडिया. अब शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, क्योंकि इनकम इंडिया में अर्न किया है, so that means it is received in India. I think that is our second example. Second example is this only, that it is received in India, so it is taxable in India, right? That is how it is there. तीनों में से एक भी रूल पे फिट हो गए तो आप इंडिया में टैक्सेबल हो, बस यही गोल्डन प्रिंसिपल. और तीनों में से सोर्स रूल ज्यादा लंबा है क्योंकि उसमें अलग अलग हेड्स है. तो अभी अपन ने पढ़ लिया व्हेन द सैलरी इज अक्रूड इन इंडिया, खत्म हो गया ये. अब अपन आते हैं when the dividend is earned in India. When the dividend is earned in India. Dividend income we know it is from shares. शेयर अपन ने कहीं इन्वेस्ट किया है तो अपने को डिविडेंड मिलता है. अब डिविडेंड कब अक्रूड इन इंडिया होगा? डिविडेंड कब अक्रूड इन इंडिया होगा? उसका रूल बहुत ही सिंपल है. देयर इज ओनली वन रूल एंड दैट इज अ वन लाइनर रूल. Dividend is accrued in India if the payer is Indian company. जो कंपनी है जो डिविडेंड दे रही है वो इंडियन कंपनी, तो डिविडेंड इज अक्रूड इन इंडिया. दैट इज द सिंपल रूल. उनके दिमाग में ये लॉजिक था कि हमको इसको अक्रू इन इंडिया कब करना है, वो उन्होंने टेस्ट अप्लाई कर दिया. देयर टेस्ट इज इफ इट इज पेड बाय इंडियन कंपनी इज अक्रूड इन इंडिया. So let us try to make up some permutations like that. इंडियन कंपनी रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही, क्या शेयर होल्डर को ये डिविडेंड अक्रूड इन इंडिया है? यस, बिकॉज इट इज रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इट इज अक्रूड इन इंडिया. क्या ये डिविडेंड टैक्सेबल इन इंडिया है? यस, टैक्सेबल इन इंडिया भी है. वैसे तो सोर्स रूल पे टैक्सेबल है बिकॉज इट इज अक्रूड इन इंडिया, पर उसके अलावा भी इट इज टैक्सेबल ऑन रेसिडेंस रूल ऑल्सो. कि अभी लिखा हुआ है ना रेसिडेंट को डिविडेंड मिला, तो ऑब्वियसली ही इज अ रेसिडेंट. रेसिडेंस रूल या सोर्स रूल अपन कह सकते हैं टैक्सेबल है. दैट इज इट. इंडियन कंपनी ने नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड, इंडियन कंपनी ने नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड. इज द डिविडेंड अक्रूड इन इंडिया? यस. इज द डिविडेंड टैक्सेबल इन इंडिया? यस, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. अक्रूड इन इंडिया भी है, टैक्सेबल भी. अक्रूड इसलिए है क्योंकि इट इज पेड बाय इंडियन कंपनी. इस रूल पे टैक्सेबल है सोर्स रूल. यहाँ ये पक्की बात है कि रेसिडेंस रूल नहीं लगेगा बिकॉज द शेयर होल्डर इज अ नॉन रेसिडेंट. तो ये 100% पक्की बात है कि रेसिडेंस रूल नहीं लगेगा. इट इज टैक्सेबल इन अवर एग्जांपल एंड टैक्सेबल ऑन द सोर्स रूल. आई डोंट नो वेयर इट इज रिसीव्ड. somebody would be wondering कि सर रिसिट रूल का क्या हुआ? मेरे को ये बता नहीं अभी कि रिसिट रूल का क्या हुआ, क्योंकि रिसीव्ड कहाँ है ये लिखा नहीं है. ठीक है, अगर वो रिसीव्ड इन इंडिया होता तो शायद उस रूल पे भी टैक्सेबल हो जाता. दैट इज इट. फिर फॉरेन कंपनी ने रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, इज इट अक्रूड इन इंडिया? इट इज नॉट अक्रूड इन इंडिया. व्हाई इट इज नॉट अक्रूड इन इंडिया? बिकॉज इट इज पेड by foreign company.
Dividend is accrued in India only if it is paid by Indian company. In our example, foreign company अगर Indian resident को भी dividend दे तो भी ये dividend accrued in India नहीं है. But now the second question is the dividend taxable in India? Yes, it is taxable. Why? Because the shareholder is a resident of India. Global income is taxable in India. Residence rule पे taxable है. फिर फॉरेन कंपनी ने नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड, अगर फॉरेन कंपनी ने नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, क्या ये डिविडेंड अक्रूड इन इंडिया है? नहीं. क्या ये टैक्सेबल इन इंडिया है? बिफोर यू आंसर यू हैव टू एड्रेस 3 क्वेश्चंस. क्या ये डिविडेंड टैक्सेबल इन इंडिया? 3 क्वेश्चंस. इज इट अक्रूड इन इंडिया? नो, यू हैव सेड नो because it is paid by foreign company. क्या शेयर होल्डर रेसिडेंट है? नो, ही इज अ नॉन रेसिडेंट. तो रेसिडेंस रूल पे टैक्सेबल नहीं. पर एक तीसरा क्वेश्चन और, क्या ये रिसीव्ड इन इंडिया है? क्या क्वेश्चन में बोला मैंने इज इट रिसीव्ड इन इंडिया? नहीं. क्या मैंने ऐसा बोला कि इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया? ऐसा भी नहीं बोला. दोनों ही बातें नहीं बोली. तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो दिस इज अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू राइट एन अजम्पशन. कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर वो कई क्वेश्चंस में अजम्पशन लिया रहता है, तो हमको कब लेना है अजम्पशन? जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट. यहाँ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है बिकॉज द क्वेश्चन डज नॉट एड्रेस वेदर इट इज रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट. तो हियर यू विल टेक एन अजम्पशन. अब आपको जो अजम्पशन ठीक लगे आप ले लो. फॉर आवर डिस्कशन से लेट अस से इट इज रिसीव्ड इन इंडिया. If it is received in India, is it taxable in India? Yes. किस रूल पे? रिसिट रूल पे. If it is not received in India, is it taxable in India? No. किस रूल पे? किसी भी रूल पे टैक्सेबल नहीं है, तभी तो टैक्सेबल नहीं है. ठीक है. बहुत ही सिंपल अपना सब्जेक्ट है. अपने सब्जेक्ट में बहुत सिंपल है. क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं. 3 चीजें हैं टोटल. एक है लॉ. जैसे इंडिया में टैक्सेबिलिटी के 3 पैरामीटर्स हैं, रिसिट, अक्रूवल और सोर्स. एक है गिवन फैक्ट्स. गिवन फैक्ट्स. और तीसरा और आखिरी चीज है अपना आंसर, अवर कंक्लूजन. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल है. लॉ आप घर से पढ़ के जा रहे हो, एग्जाम में किताब लेके नहीं जाना है. अपने को लॉ पढ़ के रट के दिमाग में लेके जाना है. पता है अपने को वो बात, कोई बड़ी बात नहीं है. तो लॉ अपन घर से ले जाएंगे. फैक्ट्स एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में लिखाएंगे. इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, इट इज अक्रूड इन इंडिया. फैक्ट्स वहां आ गए. और कंक्लूजन उस अपन ड्रॉ कर सकते हैं. एज सिंपल एज दैट. देयर इज एक्ट, देयर इज एक्ट, देयर इज फैक्ट. What you have to do in the exam is apply the act to the given facts. If you apply the act to the given facts, then in many cases you may fit into the act. If you fit into the act, you are taxable. You fit into the act, you are taxable. If you don't fit into the act, then you are not taxable. Okay. Sometimes the information would be missing. एक्ट में 3 पैरामीटर्स थे. एक पैरामीटर था रिसिट रूल, एक पैरामीटर था सोर्स रूल और एक पैरामीटर था रेसिडेंस रूल. अब 2 की ही इंफॉर्मेशन दी है आपको, तो एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है. यहां आप असम्पशन ले लो. एज सिंपल एज दिस. एक्ट को गिवन फैक्ट में टैक्ट से लगाना है, टैक्टफुली लगाना है. तो बस अपना पेपर हो गया. अपना पेपर सिंपल मैच मेकिंग का पेपर है. मैच मेकिंग, जीवन की मैच मेकिंग और अपने सब्जेक्ट की मैच मेकिंग होती है. अपने सब्जेक्ट की मैच मेकिंग है एक्ट, जिसके दायरे हैं इट इज अ स्क्वायर बॉक्स. फैक्ट जो हमेशा ट्विस्टेड होता है, गोल गोल होता है, घुमावदार होता है. तो वी हैव टू डू द मैच मेकिंग ऑफ एक्ट with the given facts to get the desired answer.
और जहां मिसिंग इंफॉर्मेशन है, फैक्ट इज अनक्लियर, टेक अ सूटेबल असम्पशन। दैट्स इट, करना कुछ नहीं है, बस 3 घंटे अपने को एग्जाम में यही करना है। एक्ट घर से ले गए, फैक्ट वहां मिल गया, बाकी तो क्या करना है, अप्लाई तो करना है। सिंपलेस्ट पेपर है अपना, और उसमें अपना दूसरा हेड हो गया डिविडेंड। simplest. However, you know, there is only one word in the world, however, that changes the entire thing. तो अभी ये हो गया salary, dividend. When salary is accrued in India, we have done. When dividend is accrued in India, we have done. अब अपन आते हैं अगले क्लॉज पर, अगला हेड ऑफ इनकम। अगला हेड ऑफ इनकम है गिफ्ट। गिफ्ट बाय अ रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट outside India. Gift by a resident to a non-resident outside India. अभी देखो, लॉ लिखने वालों को मजा बहुत आता है। मजा ये आता है उनको कि अपन टैक्स कर लो, अपने पास पावर है, एंड वी कैन राइट वॉट एवर वी वॉन्ट, जो भी चाहो मन में आ जाए लिख दो, क्योंकि अपन जो लिखेंगे वो कानून बन जाता है। ठीक है, ऐसा पावर किसके पास है? जो लिखो वो कानून बन जाए। लॉ मेकर्स के पास है, पार्लियामेंट के पास है, एंड दैट इज व्हाट दे डू। उन्होंने तो लिख दिया ये जो लिखा है। मेरा क्वेश्चन है कि कानून बनाना एक चीज है और कानून को लागू करना एक चीज। हमने कह दिया रात को 8 बजे टीवी पे आके, 8 नवंबर कह दिया, क्योंकि कानून बनाना अपने हाथ में था। अपन ने कह दिया कि आज से काला धन खत्म। कानून तो बना दिया, पर खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कानून जब इंप्लीमेंट होता है तो लोग उसकी ऐसी तैसी कर देते। दैट इज व्हाट हैपन। तो राइट, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। अभी ये प्रोविजन में इतना क्यों कह रहा हूं मैं, समझो उसको। उनका कहना क्या है, रेसिडेंट अगर नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट देता है आउटसाइड इंडिया, इट इज अक्रूड इन इंडिया। वैसे तो इस चैप्टर में मेरा शुरू में कह रहा था कि अभी मान लो थोड़ी देर के लिए कि गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है, बिकॉज गिफ्ट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, एंड गिफ्ट इन जनरल टैक्सेबल नहीं होता है। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है। पर इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे कि कई सारी कैपिटल रिसिट्स आर डीम्ड टू बी इनकम। बिकॉज मेनी कैपिटल रिसिट्स आर डीम्ड टू बी इनकम, वन ऑफ देम इज अ गिफ्ट। अ गिफ्ट इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द असेसी। कुछ केसेस में गिफ्ट, जो कि एक कैपिटल रिसिट है, दैट इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द असेसी। कुछ केसेस में गिफ्ट को इनकम मान लिया गया है, और क्योंकि उसे इनकम मान लिया गया है, उसे टैक्स किया जाता है। हमको पता है ये चीज, थोड़ा थोड़ा सुना हो सकता है आपने। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कहा था कि गिफ्ट एक कैपिटल रिसिट है, हाउएवर इट इज डीम्ड टू बी इनकम इन सम केस। अब समझना, उनका कहना क्या है कि अगर डोनर, डोनर मतलब जो गिफ्ट दे रहा है, वो है रेसिडेंट, फिर जिसे गिफ्ट दे रहा है, दैट इज डोनी, वो है नॉन रेसिडेंट, और ये गिफ्ट आउटसाइड इंडिया दिया गया, ये गिफ्ट इंडिया के बाहर दिया गया, तो भी हम छोड़ेंगे नहीं, हम इस पे इंडिया में टैक्स करेंगे। किसको टैक्स करोगे आप? जिसको गिफ्ट मिलता है उसकी इनकम है, जिसको गिफ्ट मिला उसी ने तो कमाया, तो हम उसको टैक्स करेंगे, नॉन रेसिडेंट को। अब आपने कह तो दिया, मेरा ये क्वेश्चन आएगा कि ये टैक्स कैसे किया जाएगा, समझना, थिंक अबाउट इट। इसके अलावा बाकी परम्यूटेशन आप अपने दिमाग में सोचते रहना, तो वो उसका क्या होगा वो मैं बताता हूँ 2 मिनट से। ये वाला ट्रांजैक्शन कैसे टैक्सेबल होगा, थिंक अबाउट इट। एक व्यक्ति इंडिया में रहता है, उसका कोई दोस्त है जो चाइना में रहता है, ठीक है, और वो चाइना में वहां पर जॉब वॉब करता है, और इंडिया से अपना दोस्त गया चाइना वाले दोस्त के यहाँ। नाउ जब इंडिया से ये दोस्त गया चाइना वाले दोस्त, ही इज अ रेसिडेंट जो इंडिया से गया, दैट पर्सन इज अ नॉन रेसिडेंट जो चाइना में रहता है। इंडिया से अपन गए खाली हाथ कैसे जाए, तो इंडिया से अपन कुछ गिफ्ट ले गए, दोस्त के लिए कुछ गोल्ड का आइटम ले गए अपन। लेट अस थिंक, अच्छा दोस्त है, उसके घर रहेंगे 10-20 दिन, महीने भर,
तो वी हैव टू गेट गिफ्ट्स फॉर हिम। तो अपन यहाँ से 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का कोई गोल्ड का अच्छा गिफ्ट लेंगे। और अच्छा दोस्त है, उसको मना करने वाला है, अपने को पता है कि अगर अपन ने उसको गिफ्ट दिया तो मना ही करेगा, ठीक है, वो कहेगा कि नहीं भाई गिफ्ट नहीं चाहिए। नाउ our Indian friend who is a resident, he gave this gift to the non-resident friend in China। और ये गिफ्ट उसने उसने कब दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मना करने वाला था दोस्त। तो वो लोग गए घूमने और ट्रेन में जा रहे थे, बुलेट ट्रेन में, विच वॉज ट्रेवलिंग एट 550 किलोमीटर्स पर आवर। बाहर का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, बर्फ भी काफी थी। उस वेदर में -40 डिग्री वेदर था बाहर, पर ट्रेन कंफर्टेबल थी और 550 किलोमीटर की स्पीड पे ट्रेन चल रही है। उस समय हमारे रेसिडेंट फ्रेंड ने नॉन रेसिडेंट फ्रेंड को वो 1 लाख रुपए का गोल्ड गिफ्ट किया। अब इनकम टैक्स क्या कह रहा है? इनकम टैक्स कह रहा है कि छोड़ेंगे नहीं, टैक्स लगाएंगे। उस ट्रेन में इनकम टैक्स का ऑफिसर भी बैठा है। जब ये इंडिया से गया था पीछे लग गया था वो, तो पता था ये इंडिया से जा रहा है, कुछ तो गिफ्ट ले जाएगा अपने दोस्त के लिए। वो पीछे पड़ा हुआ था और ट्रेन में बैठा हुआ है इनकम टैक्स। उसने देख लिया कि रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को वहां पे चाइना में ग्वांगझो में गिफ्ट दिया, एंड दिस गिफ्ट इज राइट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट। ही सेज, ट्रेन से जैसे ही वो लोग उतरे, इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया, बोला 30% हमारा हिस्सा बनता है, वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो दिस इज व्हाई आई सेड कि लॉ मेकर्स को लगता बहुत अच्छा है, कानून लिख दो, जो अपन लिख रहे हैं वो कानून बन, और उसको इंप्लीमेंट करना एन इम्पॉसिबिलिटी। टैक्स कैसे करोगे? क्या आपका क्वेश्चन है, मेरा भी क्वेश्चन है। पकड़ोगे कैसे? अभी नहीं देंगे ये लोग टैक्स, क्या कर लोगे? आपको पता कैसे चलेगा ये गिफ्ट आउटसाइड इंडिया दिया है टू अ नॉन रेसिडेंट? दिस इज द प्रॉब्लम, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा टैक्स करेंगे, खत्म बात, पकड़ लेंगे तब टैक्स कर लेंगे, ये हो गया। इसके अलावा देखो कई सारे सिनेरियोज हैं जो अदरवाइज टैक्सेबल हैं, एंड दे नीड नॉट हैव एनी एक्सप्लेनेशन। जैसे रेसिडेंट ने रेसिडेंट को गिफ्ट दिया, तो जिसको गिफ्ट मिला वो रेसिडेंट है, वो तो टैक्सेबल इन इंडिया है, बिकॉज इट इज द रिसिपिएंट इज अ रेसिडेंट, ठीक है। नॉन रेसिडेंट ने रेसिडेंट को गिफ्ट दिया, वो भी टैक्सेबल है, बिकॉज द रिसिपिएंट इज अ रेसिडेंट। ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। तो ये तो टैक्सेबल थे ही। ये गिफ्ट इंडिया में दिया जाए या इंडिया के बाहर दिए जाए, पर जिसको गिफ्ट मिला, जिसको गिफ्ट मिला वो तो रेसिडेंट है, उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। दे आर ट्राइंग टू कवर दिस सिचुएशन जहां पर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट दे रहा है आउटसाइड इंडिया। अगर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को इंडिया में गिफ्ट दे रहा है तो वो भी टैक्सेबल है, बिकॉज द ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आगे और सोर्स रूल आएंगे, उसमें वो टैक्सेबल हो जाएगा कि असेट इज सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में गिफ्ट दिया जा रहा है, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो सब कुछ टैक्सेबल था, उनको लगा इसको क्यों छोड़ दे, और कोई बड़ा गिफ्ट हो, वो इंडिया से बाहर चले जाए सिर्फ गिफ्ट देने के, डायमंड का कोई गिफ्ट देना है बड़ा 1-2 करोड़ का, अपन ने कहा चलो मालदीव्स घूम के आते हैं 2 दिन, वहां गिफ्ट दे देंगे। इंडिया के बाहर दिया, टैक्स बचा लोगे। मैंने कहा नहीं, छोड़ेंगे नहीं। रेसिडेंट अगर नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट देता है आउटसाइड इंडिया, हम तो टैक्स करेंगे। कैसे करोगे? को पता है कैसे करेंगे, उनका टेंशन है, अपना नहीं है, खत्म। तो दिस इज द प्रपोजिशन विच इज इन फ्रंट ऑफ अस। रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट दिया आउटसाइड इंडिया, इट इज अक्रूड इन इंडिया, डन। अब अगली इनकम आती है अदर इनकम। अदर इनकम, व्हेन द अदर इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। देखो पहले मैं अदर इनकम कवर कर रहा हूं, और फिर उसके बाद 3 क्लॉजेस बचेंगे अपने, वो बाद में कवर करूंगा। 3 क्लॉजेस जब आप देखोगे तो दे आर वेरी बिग क्लॉजेस। वन ऑफ द क्लॉज इज कैपिटल गेन, सेकेंड इज इंटरेस्ट रॉयल्टी, FTS। I'll explain what is this FTS. So interest royalty FTS, and third is business income. ये 3 क्लॉजेस मैं इनको कल पढ़ाऊंगा डेफिनेटली,
आज पढ़ाऊंगा अदर इनकम। अपने पास अभी 15 मिनट बचे मेरे ख्याल से, 15 है, 15। 2:30 पे आपकी बैच है, 2:30 पे है, मुझे पता है, आई नो एवरीथिंग। तो चलो अपन अभी तो 5 मिनट पढ़ते हैं। सैलरी इनकम अपन ने पढ़ लिया। सैलरी इज अक्रूड इन इंडिया व्हेन इट इज अक्रूड। डिविडेंड हमने पढ़ लिया व्हेन इट इज अक्रूड। गिफ्ट पढ़ लिया व्हेन इट इज अक्रूड। उसके अलावा बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, कैपिटल गेन हम पढ़ लेंगे। और ये सब के बाद फिर आएगा अदर इनकम। अदर इनकम मींस इनकम अदर देन बिजनेस इनकम, अदर देन कैपिटल गेन्स, अदर देन रॉयल्टी, इंटरेस्ट, एफटीएस, अदर देन डिविडेंड इनकम, अदर देन सैलरी इनकम। जो पिछले क्लॉजेस में सब कवर्ड है, उसके अलावा ये इनकम है, ये रेसिडियोरी क्लॉज है। जो इनकम किसी और क्लॉज में नहीं कवर हो रही है, दैट वुड बी कवर्ड इन दिस रेसिडियोरी क्लॉज। The question is, when the other income is accrued in India? That is the question. उसका जवाब आपके सामने सोर्स रूल लिखा हुआ है, मेरे को बताना बस पढ़ना है। अदर इनकम इज अक्रूड इन इंडिया इफ द असेट और द प्रॉपर्टी और द सोर्स इज सिचुएटेड इन इंडिया। असेट, प्रॉपर्टी और सोर्स if it is situated in India, other income would be accrued in India. This is the proposition we have got. अभी देखो इस अदर इनकम में क्या आएगा, थोड़ा सा हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस अदर इनकम एंड व्हाट विल कम अप हियर, और कब ये अक्रूड इन इंडिया होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और ये एग्जांपल है रेंटल इनकम। अभी देखो जो 6 पुराने क्लॉजेस है उनके नाम देखो। रेंटल इनकम वुड नॉट बी कवर्ड इन, rental income would not be covered in salary. It is not dividend. It is not a gift by a resident to non-resident. It is not business income. It is not capital gains. It is not interest, royalty, FTS. Okay, so rent is not covered in any of the other clauses. Rent would be covered in a residue. अब let me take this example. The example is something like this कि एक नॉन रेसिडेंट है, think about it, एक नॉन रेसिडेंट है, उसने दूसरे नॉन रेसिडेंट को एक प्रॉपर्टी किराए पर दी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया। एक व्यक्ति है से रशिया का है, क्यूत्रोची, और उसने दूसरे नॉन रेसिडेंट को जो तजाकिस्तान का है, हसन अली खान, तो नॉन रेसिडेंट क्यूत्रोची ने नॉन रेसिडेंट हसन अली खान को एक मकान किराए पर दी। ये मकान इंडिया में हैदराबाद में सिचुएटेड है। इसका किराया क्यूत्रोची को मिलता है, बट दिस रेंट इज रिसीव्ड इन हिज बैंक अकाउंट इन रशिया। He receives it in St. Petersburg, Russia. Now my question is, नॉन रेसिडेंट को ये जो किराए की इनकम हो रही, क्यूत्रोची को जो किराए की इनकम हो रही है, इज दिस अक्रूड इन इंडिया? He is a non-resident. He has given the property to a non-resident. Is the rental income accrued in India? The answer you know is yes, it is accrued in India because the source rule says the asset is situated in India. This is the example typically which may happen. Rent is एक example हुआ ये, ऐसे ही एक example हो सकता है लॉटरी। Lottery is not covered in capital gains. It is not a gift. It is not business income, interest, royalty, fees for technical service, salary. ये जो है लॉटरी है, किसी और क्लॉज में नहीं आता। तो अब थिंक अबाउट इट, एक नॉन रेसिडेंट है और वो साउथ अफ्रीका से आया, कि गेम वर्थ नाम है उसका। अब वो
साउथ अफ्रीका से आया, इंडिया में गोवा में गया, और गोवा में जाके उसने किसी कैसीनो में लॉटरी में पार्टिसिपेट, और वहां से 18-20 करोड़ रुपए वो जीत गया। वो कैसीनो वाले बेचारे बहुत परेशान हो गए, पैसे नहीं है उनके पास, वो पेमेंट इमीडिएटली नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम ये पैसा आपके साउथ अफ्रीका के बैंक अकाउंट में जमा करा दें। The amount is received outside India. That is what actually I want to convey. So it is received outside India. अब सवाल ये है कि गेमवर्थ को ये जो लॉटरी इनकम है, he is a non-resident. गेमवर्थ को ये जो लॉटरी इनकम है, is it accrued in India? That is the question. The answer is because the source of the lottery is India. The source of this income is India. Therefore this income is accrued in India. उसने लॉटरी इंडिया में ही पार्टिसिपेट किया, source is India, income is accrued in India, and therefore obviously it is taxable in India. तो ये जो अदर इनकम है, इसमें रेंटल इनकम आ सकती है, लॉटरी इनकम आ सकती है, इस तरह की इनकम इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं. So my question precisely was that whether other income is accrued in India. So it is accrued in India if the asset, the property or the source is situated in India. अब इसके बाद कल से जो हमको पढ़ने रहेंगे वो तीन बड़े क्लॉजेस रहे. कैपिटल गेन व्हेन इट इज अक्रूड इन इंडिया, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, और ये इसके साथ लिख लो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, FTS का फुल फॉर्म, फीस फॉर टेक्निकल, व्हेन इट इज अक्रूड इन इंडिया, एंड बिजनेस इनकम व्हेन इट इज अक्रूड इन इंडिया. ये तीन बहुत ही बड़े क्लॉजेस हैं. दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड राइट, अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक चैप्टर नहीं है, पर अपने को तो खैर अपना ये इंटर का सिलेबस इज जस्ट टू टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड गो फॉरवर्ड. तो अपन छोटा सा टच करके इसको आगे बढ़ जाएंगे. बाकी अपने आप में दे आर समथिंग विच आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स. चलो अभी यहीं रुकते हैं अपन. किसी को कोई क्वेरी? somebody was asking in the beginning and I said कि एक बार मैं डिस्कस कर. nobody has a query? yes please. Remittance is not a receipt and you don't consider it to be a receipt. फर्स्ट रिसिट कहाँ हुई ये अपने को देखना है. कल अपन ने पढ़ा था ना, फर्स्ट रिसिट इज इंपॉर्टेंट, रेमिटेंस इज नॉट अ रिसिट. दैट्स इट. सो दैट क्लोजेस राइट नाउ. यस, कुछ पूछ रहे हो? चलो अपन बाद में पूछें, ऐसा कर रहे हैं आफ्टर द बैच. चलो ओके, थैंक यू वेरी मच.